शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक के बाद अब सन्नाटा छाया हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत पर बर्फ जमी हुई है। तीनों दल चुपचाप बैठे हुए हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे नाराज है, दूसरी तरफ कांग्रेस नाराज है और शरद पवार कांग्रेस को तो कुछ नहीं कह सकते, तो शरद पवार उद्धव ठाकरे को ही मनाने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे पर सीटों को लेकर पहले से ही दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो मामला फंसा है इस गठबंधन में वो उन सीटों को लेकर ज्यादा है जिन पर ये तीनों ही दल पिछले विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाए थे। जिन सीटों पर इन्हें हार मिली थी उनको लेकर पेच फंसा हुआ है। जिन पर ये जीते थे उनको लेकर तो लगभग स्थितियां साफ है और उसको सहमति भी है उसे लेकर कि जो जिस सीट पर जीता था वो उस सीट पर चुनाव लड़ सकता है, कुछ एक सीटों में फेरबदल के साथ, लेकिन लगभग उस पर सहमति है कि जीती हुई सीटें उसे ही दे दी जाए, वरना तो मामला और ज्यादा उलझ जाएगा। तो इसको लेकर तो लगभग सहमति है कि बची हुई सीटों पर ही माथापच्ची की जाएगी, लेकिन जो बची हुई सीटें हैं उन्हें लेकर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई भी एक दो सीटें भी इधर उधर नहीं करना चाहता। सबकी डिमांड है कि मुझे ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस तो सबसे ज्यादा अड़ी हुई है और उद्धव ठाकरे की तो स्थिति बहुत खराब है कि वो अगर यहाँ नहीं सीटें ज्यादा लेते हैं तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें तो सीएम फेस भी नहीं बनाया जा रहा। तो ये जो सीटें हारे थे उसको लेकर इनका झगड़ा चल रहा है, क्योंकि जो सीटें जीती हुई है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उसे लेकर संतुष्ट हुआ जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव में एकजुट शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, 125 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। शरद पवार ने 54 सीटें जीती थी और 124 सीटों पर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने 44 सबसे कम सीटें जीती थी और वो भी 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब ये सीटें तो इन्हें आसानी से गठबंधन में मिल जाएंगी थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, लेकिन अब ये 50 और 40 सीटें लेकर क्या करेंगे? यहाँ तो झगड़ा 100 सीटों का है। अब कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा 100 सीटों में से, क्योंकि आप इनको अगर जोड़ते हैं तो 56, 54 और 44 मिलकर 154 सीटें बनती हैं। अब 288 की विधानसभा में 154 सीटें घटा ले तो 134 सीटें बची हुई हैं और 134 सीटों पर झगड़ा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर जाए या अपने हिसाब से कम सम्मानजनक सीटें लेकर जाए। अब शरद पवार की बात करेंगे। शरद पवार वो 56 सीटों पर जीते, वो 54 सीटों पर जीते थे, तो बहुत ही मुश्किल है कि वो 54 सीटों पर ही दोबारा चुनाव लड़े या 60 सीटों पर लड़े। जिस तरह से एक प्लांटेड फॉर्मूला भी जो मीडिया में दिया जा रहा है कि 100 और 80 का फॉर्मूला, तो शरद पवार क्यों मानेंगे? कांग्रेस 44 सीटें जीती थी, वो 160 पर क्यों लड़ेगी? इसके अलावा उद्धव ठाकरे, जिनकी तो पार्टी टूट गई है और खराब प्रदर्शन भी किया था, कम से कम शरद पवार ने लोकसभा में प्रदर्शन तो अच्छा किया है, तो उद्धव ठाकरे को 100 सीटें या उसके आसपास सीटें क्यों दी जानी चाहिए? सवाल ये भी खड़ा होता है। कांग्रेस जो इतनी सीटें मांग रही है उसको क्यों मिलनी चाहिए? उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की पार्टी टूटी है तो शरद पवार को भी ज्यादा सीटें क्यों मिलनी चाहिए? सारा सवाल यही है। सबके पास एक दूसरे पर सवाल उठाने के लिए बहुत सारे तर्क है और इसलिए सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कोई भी 100 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तो बीजेपी की बराबरी कर रही है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्होंने सीएम फेस को लेकर बात टाल दी है। उद्धव ठाकरे भी इसलिए अड़े हुए हैं। अगर उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित कर दिया जाता तो हो सकता है वो कम सीटों पर मान जाते, लेकिन आपने क्या फॉर्मूला दिया कि जो बाद में विधायक चुनेंगे कि कौन जो है सीएम फेस बनेगा, जो ज्यादा सीटें जीतेगा वही सीएम बनेगा। आपने ये फार्मूला दे दिया, तो अब जो ज्यादा सीटें तो कोई तब जीतेगा जब वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगा। इसलिए अब सारी लड़ाई सीटों पर आकर टिक गई है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहता है और इसमें उद्धव ठाकरे की परेशानी तो दोगुनी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गठबंधन कहने को तो 3 पार्टियों का है, लेकिन ये एक तरह से एक बनाम 2 पार्टियां हैं। यानी उद्धव ठाकरे के मुकाबले शरद पवार और कांग्रेस दूसरी तरफ है। अगर कल को चुनने की बारी आती है तो शरद पवार कांग्रेस को ही चुनेंगे या कांग्रेस शरद पवार को ही चुनेगी, उद्धव ठाकरे को नहीं चुना जाएगा। और उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं और इसलिए वो अपने आप को इस गठबंधन में अलग थलग महसूस करते हैं और सीटों पर अड़े हुए हैं कि आज मैं अगर ज्यादा पर नहीं लड़ा तो कल ज्यादा जीत नहीं पाऊंगा, सीएम का चेहरा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस जो है वो एक साथ खड़े हो जाएंगे और फिर
आने वाले वक्त में चुनाव के बाद तो अजीत पवार का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अजीत पवार जिस तरह से अभी तो महायुति में है, लेकिन जिस तरह से वो रोज पछता रहे हैं, रोज इस बात पर पछतावा महसूस करते हैं कि अपनी पार्टी को नहीं तोड़ना चाहिए था, परिवार नहीं तोड़ना चाहिए। रोज बयान देते हैं मीडिया में कि बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को नहीं उतारना था, अपनी गलतियां समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये सब बातें रोज कहते रहते हैं। कभी उन्हें सेक्युलरिज्म की याद आ जाती है, कभी तुष्टीकरण की याद आ जाती है। तो अजीत पवार का बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी खराब रहा था लोकसभा में। तो शरद पवार को तो अजीत पवार से भी उम्मीद है कि अगर वो कुछ सीटें वहां से ले आते हैं तो ये भी संभव है कि चुनाव के बाद वो वापस वहीं आ जाए। पहले भी कर चुके हैं, फिर से मर्ज कर ले। ये भी नहीं कहा जा सकता अगर अजीत पवार का विधानसभा में खराब परफॉर्मेंस होता है तो वो वापस यहाँ आ सकते हैं। तब अजीत पवार, शरद पवार, कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेंगे, उद्धव ठाकरे को बाहर फेंक देंगे। तो ये भी एक इनके बीच में किस तरह की संभावना चल रही है, समीकरण चल रहे हैं। और बीजेपी भी ये बात जानती है। अजीत पवार को लेकर महायुति में भी इस बात का संशय है, क्योंकि सीटों को लेकर तो महायुति में भी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैसला उनका भी नहीं हो पाया है, लेकिन वहां समस्या तीनों के बीच में नहीं है। वहां कोई इस तरह नहीं अड़ा है, इस तरह वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं है कि कल को सीएम कौन बनेगा, क्योंकि वहां तय है कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे। अब एकनाथ शिंदे का कम से कम इतना सम्मान तो रह गया कि कल को सीटें भी कम मिले, कम भी जीते, तो सीएम तो वही बनेंगे। तो यहाँ पर उनको एक अच्छी भूमिका दी हुई है, सम्मानजनक भूमिका दी हुई है। तो झगड़ा इस तरह का नहीं है जैसा महाविकास आघाड़ी में है। अब बीजेपी और शिंदे के बीच में तो एक तरह का तालमेल है ही, उनके बीच अब भी चर्चा हो रही है सीटों को लेकर। पहली बार चुनाव भी लड़ रही है शिंदे की पार्टी, तो वो बहुत ज्यादा बीजेपी पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रही है। जो समस्या है, जो वहां पे पेच है, वो है अजीत पवार को लेकर, क्योंकि अजीत पवार बार बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और वहां पर पार्टी से अलग थलग रुख भी रख रहे हैं। और बीजेपी भी ये बात समझती है कि अजीत पवार उनसे कभी भी अलग हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर ही सीटों का बंटवारा हो रहा है कि पूरी डिपेंडेंसी सरकार बनाने के लिए अजीत पवार पर ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में वो शामिल हो जाए, जबकि महायुति की बन सकती हो और उनको कोई सीएम का ऑफर मिल जाए या कोई और ऑफर मिल जाए। इसलिए बीजेपी ये बात ध्यान में रख रही है कि अगर कल को जरूरत भी पड़े तो सिर्फ शिंदे और बीजेपी मिलकर सरकार बना सके। इसीलिए इसमें पूरी कवायद हो रही है कि अजीत पवार को नगण्य मानकर चलना चाहिए। और ये परेशानी उद्धव ठाकरे के लिए भी है कि अजीत पवार इधर आ गए तो उद्धव ठाकरे किस काम के रहेंगे। और सिर्फ उद्धव ठाकरे का भविष्य ही असुरक्षित नहीं है कि उनको ना महाविकास आघाड़ी में जगह है, ना फिर उनके पास महायुति में जगह है। सिर्फ ये परेशानी नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी का भविष्य, जो कि आदित्य ठाकरे है, वो भी खतरे में आ गया है। आदित्य ठाकरे के लिए भी ये चुनाव एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। वो जिस सीट से लड़ रहे हैं, वर्ली की सीट, उस सीट पर अब मुकाबला कड़ा हो गया है। और जैसे कि पिछली बार उनके लिए वॉकओवर था, क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तो वहां पर वो सीट उन्हें दी गई। बीजेपी का उम्मीदवार था नहीं, मनसे का उम्मीदवार, राज ठाकरे का उम्मीदवार भी वहां नहीं था। तो एक पूरा जो हिंदू वोट था वो कंसंट्रेट होकर वो आदित्य ठाकरे के पास था। आदित्य ठाकरे को 3-4 दलों का समर्थन था और दूसरी पार्टियों ने भी बहुत जोर नहीं लगाया था। लेकिन अब वहां पर वोट कटने वाले हैं और उसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। खासतौर से राज ठाकरे, उन्होंने आदित्य ठाकरे की सीट को टारगेट कर लिया है। राज ठाकरे इस बीच में 2 बार एकनाथ शिंदे से मिल चुके हैं। एक बार अगस्त में मिले और एक दिन पहले उनकी सितंबर में अभी मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से। और उसमें क्योंकि हमेशा से राज ठाकरे जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते रहे, अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, इस बार भी उन्होंने कहा है कि पूरी सीटों पर तो हम लड़ेंगे लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह का सपोर्ट वो शिंदे से भी लेने गए हैं। अब वर्ली सीट का भी इसमें जिक्र हुआ है। वर्ली सीट से राज ठाकरे ने अपने बेहद करीबी संदीप देशपांडे को उतारा है। संदीप देशपांडे ने नगर निगम का चुनाव भी जीता था, उन्हें 33,000 वोट मिले थे। और वर्ली में इस वक्त आदित्य ठाकरे के लिए उनके हालात जो है खराब है। पिछली बार वो पहली बार चुनाव लड़े थे, शिवसेना से पहली बार किसी ने चुनाव लड़ा, ठाकरे परिवार से एक सिंपैथी वोट था, भावनात्मक वोट भी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को तिलांजलि दे दी है। हिंदुओं में गुस्सा है ही, तुष्टीकरण कर रहे हैं। और पिछले चुनाव भी
आदित्य ठाकरे के लिए अच्छे संकेत नहीं देते। लोकसभा चुनाव में अरविंद सावंत यूबीटी के वहां से जीते थे, लेकिन वर्ली से उन्हें सिर्फ 6000 करीब के मत मिले थे, वोट मिले थे। और जो वहां की दक्षिण मुंबई की जो 6 विधानसभाएं हैं, उनमें वर्ली सबसे कम सीटों वाली, सबसे कम मतों वाली विधानसभाओं में शामिल है। यानी कि वर्ली में सबसे खराब रहा था परफॉर्मेंस, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा था, जिससे पता चलता है कि आदित्य ठाकरे वहां पर अपने ही लोकसभा उम्मीदवार के लिए वोट नहीं जुटा पाए। और आदित्य ठाकरे के बारे में ये भी फीडबैक है कि वो वहां लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। सेलिब्रिटी कैंडिडेट है तो संगठन पर ज्यादा निर्भर है, पूर्व विधायकों पर निर्भर है। सचिन अहीर और सुनील शिंदे जो है पूर्व विधायक है, उन पर निर्भरता उनकी ज्यादा है, तो इसीलिए उनका अब लोगों के बीच में वो प्रभाव नहीं है आदित्य ठाकरे का। इसीलिए मनसे ने टारगेट किया है। राज ठाकरे ने एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे अभी रविवार को ही यहाँ वर्ली होकर आए हैं। वो अपनी एक यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो उसी अभियान के तहत वो वर्ली पहुंचे थे, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कोली समुदाय जो वहाँ प्रभावी है, कोली समुदाय को लेकर अभी कई योजनाएं जारी की हैं सीएम एकनाथ शिंदे ने। तो पूरी तरह से वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को घेरने की तैयारी है। उनके सामने मजबूत उम्मीदवार उतारा जा रहा है। हो सकता है कि शिंदे को अगर वो सीट मिले तो वो परोक्ष रूप से समर्थन दे दे, और वहां पर पूरा जो शिवसेना, जो एक तरह से कह सकते हैं विभाजित शिवसेना है, चाहे राज ठाकरे हैं और चाहे शिंदे हैं, तो ये भी सब शिवसेना से ही निकले हैं। तो शिवसेना का एकजुट वोट इस तरफ लाने की कोशिश है, और साथ में सामुदायिक स्तर पर भी लोगों को लुभाने का काम चल रहा है। जो वहां का प्रभावी समुदाय है उसके लिए भी काम हो रहा है। तो इसलिए आदित्य ठाकरे के लिए भी वर्ली सीट मुश्किल बन गई है। और यहाँ तक कि ये तो बात है जो प्रतिद्वंदी दल है, महाविकास आघाड़ी के शरद पवार और कांग्रेस भी नहीं चाहेंगे कि आदित्य ठाकरे चुनाव जीते, क्योंकि इन दोनों की पूरी कोशिश है कि उद्धव ठाकरे किसी तरह से कमजोर दिखें। अगर आदित्य ठाकरे ही चुनाव हार गए या फिर किसी तरह घसीट कर भी जीते तो उद्धव ठाकरे की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वो दावा नहीं कर पाएंगे सीएम के लिए या फिर कुछ अपने लिए, कुछ मंत्रालयों के लिए, कुछ बेहतर स्थिति के लिए उद्धव ठाकरे दावा नहीं कर पाएंगे। और ये बात कांग्रेस और ये शरद पवार जानते हैं, और इसलिए वो भी इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे इस पूरे महाविकास आघाड़ी में सबसे दयनीय स्थिति में है। अभी वो इसीलिए सबसे ज्यादा नाराज होकर बैठे हुए हैं कि मैं कुछ तो हासिल कर लूं। उन्होंने राहुल गांधी से नाराजगी दिखाई है, राहुल गांधी की रैली में नहीं गए, राहुल गांधी के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों में नहीं गए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब वो और नीचे ना गिर जाए। और कुछ सर्वे में भी ये बात कही जा रही है कि उद्धव ठाकरे के लिए अब वो सिंपैथी नहीं रही। जी न्यूज के एआई सर्वे में हाल ही में ये बात सामने आई कि सिंपैथी वोट खिसक गया है। जो लग रहा था उस वक्त, जो लोकसभा में भी रहा, कि उद्धव ठाकरे को ये जो सिंपैथी उनको लगा था उनको मिलेगी कि बीजेपी से अलग हो गए, उसके बाद बीजेपी ने छोटा भाई बनाया, फिर पार्टी टूट गई। अब वो सिंपैथी नहीं रही, वो सिंपैथी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण की नीति अपनाने लगे हैं और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर अजान का मामला हुआ था, उद्धव ठाकरे जो है हिंदू पक्ष के साथ खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। जो उनका कोर वोट बैंक है, भगवान श्री राम के मंदिर पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो उद्धव ठाकरे पर ये उल्टा पड़ रहा है। परिवार से ज्यादा विचारधारा से जो उनका पलायन हुआ है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग वहाँ पारिवारिक चीजें नहीं देख रहे हैं। तो ये बात अब उद्धव ठाकरे समझते हैं और अघाड़ी में अपनी जो स्थिति है, अपनी खराब स्थिति भी समझते हैं, और इसलिए पूरी कवायद है उनकी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके। इसलिए मामला अड़ा हुआ है, और तो महाविकास आघाड़ी में कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आने वाले वक्त में भी लगता नहीं है कि जल्द ही इनके बीच सीटों का बंटवारा हो पाएगा, और अगर ज्यादा समय तक मामला फंसता है तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे कोई और ही रास्ता अपना ले। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।